हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने रिटेल मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम मॉडल्स ऑफ रिटेलिंग की बात करेंगे। अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल मीन्स अ वे इन विच एन एक्टिविटी इज़ परफॉर्म्ड। कोई भी एक्टिविटी हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका क्या मेथड हम फॉलो करते हैं, उसे हम मॉडल कहते हैं। तो जब हम रिटेल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडल्स की बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक रिटेलिंग एक्टिविटी को कैसे कैरी आउट किया जाएगा, किस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे, किस तरह के सर्विसेज होंगे, क्या क्या ऑफ़र किया जाएगा, द साइज़ एंड लोकेशन ऑफ स्टोर क्या होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या फॉलो की जाएगी, जिसके थ्रू रिटेलर अपने कस्टमर्स तक पहुंच पाएगा। इसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, पैकिंग की क्या कंडीशंस होंगी, प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिटेल से रिलेटेड डिस्कस करने ज़रूरी हैं। तो आज हम मॉडल्स की बात करने जा रहे हैं, द वे द रिटेलिंग एक्टिविटी विल बी कैरिड आउट। तो पहले बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेल मॉडल्स की। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे रिटेल मॉडल्स को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आपका कंपटीशन लेवल। तो जब हम रिटेल मॉडल की बात करते हैं तो कंपटीशन आज के समय में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कंपटीशन बहुत कम है, ऐसी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो जिसमें कंपटीशन बहुत कम है, तो यू हैव टू ऑफर, मीन रिटेलर हैज़ टू ऑफर वेरी लेस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आप कम से कम चीज़ें भी, कम से कम वेराइटी भी ऑफर करेंगे, तब भी आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं तो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज़ पे, उनकी एक्टिविटीज़ पे भी आपको नज़र रखनी होगी। एंड यू विल हैव टू ऑफर ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद वेरियस प्रमोशनल ऑफर्स। बहुत सारे प्रमोशनल ऑफर्स भी आपको देने होंगे जिससे आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ। अगले फैक्टर की बात की जाए तो लीगल एनवायरनमेंट। Legal environment means legal framework in which a retailer operates। ये भी हमारे मॉडल को अफेक्ट करता है, किस तरह की एक्टिविटी हम करनी है उसको इफेक्ट करता है। द एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड टैक्सेशन प्रोसीजर कैसा है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर कैसा है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कैसी हैं जब आपने कोई भी प्रॉपर्टी को सेल या बाय करना है, या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा है। तो लीगल एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करेगा कि हमारा रिटेल मॉडल कैसा होगा। Then market positioning. Market positioning means efforts that a business puts up to attract the customers. आप अपने customers को attract करने के लिए किस तरह के efforts करते हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर की परसेप्शन कैसी है, और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की परसेप्शन कैसी है। इसमें बहुत सारे मेथड्स जो कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेता है उनको इंक्लूड किया जाएगा। किस तरह के मेथड्स, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की मार्केट में इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जो एफर्ट्स करते हैं उन सबको इंक्लूड किया जाएगा। एंड इट इज़ डन बाय यूजिंग 4 P's ऑफ मार्केटिंग: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। इनको यूज़ करते हुए हम मार्केटिंग में जो भी एफर्ट्स करते हैं अपनी प्रोडक्ट की कस्टमर की आइज़ में इमेज को इम्प्रूव करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उससे हम कहेंगे मार्केट पोजीशनिंग। देन इज टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। अब कस्टमर किसी भी रिटेल एक्टिविटी का सेंटर होगा, जो भी आप अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। तो जो फॉर्मेट ऑफ रिटेल होगा वो हमेशा इस बात को ध्यान में रख के किया जाएगा कि टाइप ऑफ कस्टमर क्या है, लेवल कस्टमर का क्या है, उनकी पेइंग कैपेसिटीज़ कैसी हैं, उनका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके अलावा और डेमोग्राफिक्स भी, एज, सेक्स एंड उनके टेस्ट्स क्या हैं, फैशन ट्रेंड्स क्या हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख के, इसका मतलब हमारा जो टाइप ऑफ कस्टमर्स है वो भी अफेक्ट कर रहा है कि हमारा रिटेल मॉडल हमें कैसा चूज़ करना चाहिए। देन इज़ प्लेस ऑफ ऑपरेशंस। प्लेस ऑफ ऑपरेशंस भी अफेक्ट करता है हमारे रिटेलिंग मॉडल को। अगर आप अपना बिजनेस किसी बिग सिटी में चला रहे हैं तो आपको किसी फ्रेंचाइजी की मॉडल को यूज़ करना होगा, चेन स्टोर के मॉडल को आपको यूज़ करना होगा, तो तभी वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए सूटेबल हो पाएगा। लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं तो बड़े बिजनेस के लिए हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट या स्पेशलिटी स्टोर सूटेबल होंगे। तो आप कैसी जगह पे काम कर रहे हैं ये भी फ़र्क डालेगा। इसके साथ साथ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे कस्टमर्स कितने टेक सेवी हैं। क्या कस्टमर्स ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना प्रेफर करते हैं?
जैसे रेलवे टिकट्स को बुक करना, प्लेन बुक की टिकट्स को बुक करना, क्लोथ्स खरीदना, शूज़ को खरीदना। तो अगर कस्टमर्स ज़्यादा टेक सेवी हैं और वो ऑनलाइन बाइंग ज़्यादा करते हैं गुड्स की, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इस तरह की टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ करते हैं तो देन दे प्रेफर टू गो टू द शॉप देमसेल्व्स, तो वो शॉप्स पे जाना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे कस्टमर्स टेक सेवी नहीं हैं तो वो शॉप्स को विज़िट करना प्रेफर करेंगे और अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करना शॉप्स के थ्रू जाके, स्टोर्स के थ्रू करना चाहेंगे। तब हमारा ऑनलाइन वाला मोड हम नहीं यूज़ कर पाएंगे। देन इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है वो भी हमारे रिटेल मॉडल को चूज़ करने में अफेक्ट करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, मैनेजरियल कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, उनका लार्जर एरिया ऑफ ऑपरेशंस है, तो वो बिगर लेवल ऑफ बिजनेस को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ कम हैं तो दे विल हैव टू चूज़ स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस। अब हम मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास बेसिकली रिटेल फॉर्मेट्स के मॉडल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास 3 तरह के मॉडल्स हैं: स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग एंड सर्विस रिटेलिंग। तो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग से हम अपनी बात शुरू करते हैं। अ स्टोर बेस्ड रिटेलिंग मीन्स देयर इज़ अ प्लेस वेयर द रिटेलिंग एक्टिविटीज़ कैरिड आउट फिजिकली। मतलब एक फिजिकल ऐसा प्लेस है जहाँ पे रिटेल एक्टिविटी की जाती है, तो उसे हम स्टोर बेस्ड रिटेलिंग कहेंगे। आगे इसमें डिफरेंट फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर्ड। तो चलिए हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग की तरफ चलते हैं। तो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग में हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड, मर्चेंडाइज ऑफर्ड, इसके बेसिस के ऊपर हम बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। और दूसरी फॉर्म आ जाएगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसमें भी बहुत सारे आपके पास डिफरेंट वैरायटी है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इंडिपेंडेंट फॉर्म से। इंडिपेंडेंट से यहाँ हमारा मतलब है इंडिपेंडेंट ट्रेडिशनल रिटेलर। ये हमारी रिटेलर की ओल्डेस्ट फॉर्म है जो किसी भी इकोनॉमी में प्रेजेंट रहती है। एंड इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर ऑल अदर रिटेल फॉर्मेट्स टू डेवलप। जितने भी बाकी के रिटेल फॉर्मेट्स डेवलप हुए हैं इसी में कुछ ना कुछ फेर बदल करते हुए, इसी के कुछ फीचर्स को चेंज करते हुए और जो ट्रेडिशनल रिटेलर्स है नॉर्मली उसके पास एक सिंगल रिटेल आउटलेट होगा एंड इसमें तकरीबन एक ही तरह की चीज़ों में डील किया जाएगा। जैसे लोकल किराना शॉप हो सकती है और इसमें आप वेरी कर सकता है बिजनेस, किराना शॉप हो सकती है, पान वाले की दुकान हो सकती है, रेडीमेड गारमेंट्स में आप डील कर सकते हैं, ज्वेलरी बिजनेस हो सकता है। एंड इसका एक खास फीचर ये रहेगा कि जो बिजनेस होगा दैट विल बी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्रोप्राइटर हिमसेल्फ या उसी के फैमिली के मेंबर्स होंगे। जो बिजनेस है जनरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन होगा, तो ये पुराना एक बिजनेस फैमिली का चलता जाएगा जिसमें हम इंडिपेंडेंट रिटेलर्स की जो बात कर रहे हैं। इसमें जनरली क्योंकि कई सालों से एक ही परिवार इस बिज़नेस को चला रहा है तो इसमें गुडविल बहुत अच्छी रहती है और कस्टमर्स के साथ एक पर्सनल कांटेक्ट बना रहेगा। लेकिन इस तरह के बिजनेसेस मास प्रोडक्शन का या इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इनको जनरली हम मॉम एंड पॉप शॉप्स भी कहते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें किसी भी समय पे इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है, किसी तरह की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये फॉर्मेट बहुत पॉपुलर है। उसके बाद बात की जाए तो चेन स्टोर्स की बात की जाती है। चेन स्टोर्स मीन ब्रांड नेम सेम है, मैनेजमेंट भी सेम है, ओनरशिप भी सेम है, लेकिन आउटलेट्स बहुत सारे हैं। और इन स्टोर्स में जनरली जो गुड्स ऑफ़र की जाती हैं, आउटलुक ऑफ द स्टोर है, प्राइजेज़ हैं, एम्बियंस ऑफ द स्टोर है, वो हमेशा सेम रहेगी। एक ही तरह के डिस्काउंट ऑफर्स दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो चेन स्टोर्स हैं दे जनरली एन्जॉय द बेनिफिट ऑफ कॉमन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। क्योंकि एक ही मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट एक ही कैंपेन चलाएगी एडवर्टाइजिंग के लिए और जितने भी स्टोर्स हमारे होंगे वो सभी को उनका फ़ायदा मिल पाएगा। क्योंकि चेन स्टोर्स कॉमन ओनरशिप के अंडर काम करते हैं तो इसलिए उनके इंडिविजुअल ओनर्स नहीं होंगे। लेकिन
जैसे हमने अभी बात की कि स्टोर की एम्बियंस बिल्कुल एक जैसी होगी, उनका आइटम्स को डिस्प्ले करने का सिस्टम, कलर स्कीम्स इवन एंड अदर अरेंजमेंट्स यूनिफॉर्म मिलेंगे आपको. दिस इंश्योर्स ब्रांड आइडेंटिटी रिटेंशन. तो जहाँ भी एक रेड कलर का आपने देखा होगा कि अगर जितने भी आप फॉर एग्जांपल रिलायंस स्टोर्स को विजिट करें तो रेड कलर बड़ा प्रोमिनेंट रहता है. जितना भी एक्सटीरियर है उसका वो सारा बाहर रेड के साथ उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, रेड कलर को ज़्यादा प्रोमिनेंट यूज़ किया हुआ है. लेकिन जितने भी रिलायंस स्टोर्स आप देखेंगे सब पे कॉमन ही डिस्प्ले सिस्टम होगा, कॉमन कलर स्कीम्स होंगी. तो ये थे हमारे चेन स्टोर्स. अब बात करते हैं फ्रेंचाइजी की. इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी, जहां फ्रेंचाइजर अपने फ्रेंचाइजी को अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस, अपने ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क के ऊपर बिजनेस करने के लिए उसे अलाउ करेगा. और इसके बदले में जो भी आपने एग्रीमेंट में कंपनसेशन डिसाइड किया है उस कंपनसेशन के बदले में ऐसा किया जाएगा फ्रेंचाइजी में. तो फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर को एक सर्टेन पेमेंट करेगा और उसके बदले में उसके प्रोडक्ट को सेल करने का काम करेगा. द फ्रेंचाइजी इज गिवन ए स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरिया, एक प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 years के लिए या 3 years के लिए आपने एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ये एग्रीमेंट किया है कि ये फ्रेंचाइजी चलाई जाएगी. फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज, KFC, रिलायंस फ्रेश, बास्किन रॉबिन्स, सबवे एट्सेट्रा, ये सब पॉपुलर एग्जाम्पल्स है फ्रेंचाइजी के. और जो जैसे हमने अभी बात की थी चेन स्टोर्स की, वहाँ कोई इंडिविजुअल ओनर्स नहीं थे, लेकिन फ्रेंचाइजी में इंडिविजुअल ओनर्स होंगे. हर इंडिविजुअल ओनर एक फ्रेंचाइजी होगा जो किसी फ्रेंचाइजर से उसकी प्रोडक्ट को सेल करने की परमिशंस लेगा और बदले में कुछ कमीशंस पे करेगा. इसके बाद बात आ जाती है हमारे लीज्ड डिपार्टमेंट्स की. लीज डिपार्टमेंट से मतलब हमारा यहाँ पे है कि रिटेलर जो अपना बिजनेस कर रहा है दैट इज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ अनदर कंपनी और रिटेलर. जैसे बहुत बड़ा कोई रिटेल स्टोर है और उसी रिटेल स्टोर ने अपनी चीज़ों के साथ साथ किसी दूसरे रिटेलर को अपनी प्रोडक्ट्स को उन्हीं के शोरूम में कोई काउंटर दे रखा है या कोई कॉर्नर दे दिया है उनको अपना आइटम्स बेचने के लिए. और इन लीज डिपार्टमेंट्स का फ़ायदा ये रहता है कि जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं उन्हें ज़्यादा कॉस्टली शॉप्स को अरेंज नहीं करना पड़ता और थोड़े बहुत रेंट में ही उनका काम चल जाता है एंड दे कैन सेल दियर प्रोडक्ट्स. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा किसी न किसी अच्छे स्टोर में साथ में ज्वेलरी काउंटर्स लगे होंगे, ऑप्टिकल्स के काउंटर्स होंगे, कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स के काउंटर्स रहते हैं. इसी तरह से कोई ना कोई कैफ़े कॉफ़ी डे का काउंटर हो सकता है. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें एक शॉप के एक बड़े रिटेल स्टोर के अंदर जब छोटी रिटेल शॉप को एकोमोडेट किया जाता है तो उसे हम कह देते हैं लीज्ड डिपार्टमेंट्स. अब आ जाते हैं हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स. कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स इट इज़ ओन्ड एंड मैनेजमेंट बाय ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जनरली जो मार्केट में प्रोडक्ट ऑफरिंग से डिससेटिस्फाइड होते हैं वो अपनी एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं. बेसिक मोटिव इस कोऑपरेटिव का होगा म्यूचुअल बेनिफिट, जितने भी मेंबर्स हैं उनका आपस में फ़ायदा हो सके. दीज रिटेल आउटलेट्स हैव लिमिटेड कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, क्योंकि इसमें बड़ा लिमिटेड सा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाएगा. और अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु मैनेज दिस आउटलेट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट कैपिटल ऑल्सो. जितने भी इस कोऑपरेटिव के मेंबर्स होंगे उन्हीं के फ़ायदे के लिए, अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ही वो काम कर रहे हैं. तो इन्वेस्टमेंट भी सब उन्हीं का ही है. इसमें आप अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसके अंडर कवर अप कर सकते हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस को इसके अंडर कवर अप कर सकते हैं. तो ये इस तरह के स्मॉल स्केल के ऊपर काम करने का वाले रिटेल फॉर्मेट्स हैं जिसमें कस्टमर्स मिलके अपने आप ही अपना एक कोऑपरेटिव चलाते हैं. अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर्ड. तो इसमें सबसे पहले बात आती है हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स की. तो कन्वीनियंस स्टोर्स का मतलब है दी स्टोर्स प्रोवाइड अ लार्ज वेराइटी ऑफ एवरीडे आइटम्स टू द कंज्यूमर्स. जैसे ग्रॉसरीज हैं, रेडी टू ईट स्नैक्स हैं, दूध है, एग्स हैं, ब्रेड है, बिस्किट्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं. तो कन्वीनियंस स्टोर्स का मतलब हुआ जो आपकी हर लोकेलिटी में आपको मिलेंगे.
हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे, कोई कॉलोनी है उसमें मिल जाएगा आपको कन्वीनियंस स्टोर। तो इनकी जो लोकेशन है वो इस तरह की होगी विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर्स टू रीच। एंड ये जो कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, बहुत सारे कन्वीनियंस स्टोर्स ऐसे भी हैं जो 24 आवर्स भी काम करते हैं। आप बिग बाज़ार को, ईजी डे को इनमें कंसिडर कर सकते हो, इनके एग्जाम्पल्स में ले सकते हो। देन आर स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स ऑफर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ये ऐसे एक्सक्लूसिव स्टोर्स होंगे जो पर्टिकुलर टाइप की चीज़ ही आपको एक खास प्रोडक्ट लाइन के अंडर कवर अप करके चलेंगे, बेचने के लिए रखेंगे। एंड सेम प्रोडक्ट लाइन में ही उनके पास वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स होगी। एक ही चीज़ में डील कर रहे हैं लेकिन उसकी बहुत सारी वैरायटी आपके पास है। स्पेशलिटी स्टोर्स बेसिकली उन कस्टमर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं जिनके लिए ब्रांड प्रेफरेंसेस उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो पर्टिकुलर ब्रांड्स को ही प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पे आपको सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, लार्ज वैरायटी उसमें मिल जाएगी। अब इसमें मेनली फोकस रहेगा ज्वेलरी पे, हो सकता है एपरल्स हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। और अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो नोकिया वर्ड इसका एग्जांपल है, पैंटलून्स इसका एग्जांपल है। देन एडिडास को कवर अप कर सकते हो आप, बाटा ले सकते हो, रेमंड्स को ले सकते हो, एंड अपोलो फार्मेसी। अब इसमें ब्रांड रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो रहे हैं। अगली हम बात करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स की। डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा रिटेल एस्टैब्लिशमेंट है जो प्रोडक्ट की एक वाइड रेंज कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है। स्टोर को बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है, जैसे पर्सनल केयर का एक डिपार्टमेंट होगा, कॉस्मेटिक्स का होगा, बुक्स का, स्टेशनरी का, हाउस होल्ड आइटम्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, गारमेंट्स का। तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसमें बना दिए जाते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ कस्टमर को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। These stores are generally large in size and owned by large chains. Examples इसमें अगर आप लेके चलें तो रिलायंस ट्रेंड्स को ले सकते हो, मोर के शोरूम्स ले सकते हो, वेस्ट साइड ले सकते हो, रिलायंस फ्रेश ले सकते हो। अब इसमें आपने देखा होगा, अगर आप रिलायंस स्टोर्स में मूव करते हैं या मोर में जाते हैं या वेस्ट साइड में जाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं। देन आर ऑफ प्राइस रिटेलर्स। वाई वी आर कॉलिंग देम ऑफ प्राइस? क्योंकि यहाँ पे आपको कम प्राइजेस में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। दीज रिटेलर्स प्रोवाइड हाई क्वालिटी गुड्स एट चीप प्राइजेस। और कई बार इनको हम फैक्ट्री आउटलेट्स भी कहते हैं या सेकंड आउटलेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स भी मिलेंगे जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं या ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स हैं। ऑफ सीजन प्रोडक्ट्स होने की वजह से चीप प्राइजेस वो ऑफर कर देते हैं। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गुड्स ऐसी हैं जो ऑड साइजेस की हैं, या तो बहुत बड़ा साइज़ है या बहुत छोटा साइज़ है या माइनर डिफेक्ट्स हैं उसमें। तो ऑफ प्राइस रिटेलर्स में मिन प्राइस थोड़ा रिड्यूस्ड प्राइस पे आपको आइटम्स मिल जाएंगी। और इसमें जैसे बहुत सारे फैक्ट्री आउटलेट्स आप देखते हो, बाटा फैक्ट्री आउटलेट है, मॉन्टे कार्लो फैक्ट्री आउटलेट है, ऐसे नाइकी का फैक्ट्री आउटलेट है। तो इन आउटलेट्स पे आपको कम प्राइजेस में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट रिटेल फॉर्मेट की हम बात करें तो कैटलॉग शोरूम्स आ जाते हैं। बाय कैटलॉग शोरूम वी मीन जहां गुड्स का डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, गुड्स को कहीं कोई विंडो ड्रेसिंग या डिस्प्ले का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वहाँ पे बहुत सारे कैटलॉग्स रखे होंगे। कस्टमर उन कैटलॉग्स में से अपने प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे और उस ऑर्डर को वो सेल काउंटर पे डिपॉजिट कराते हैं। और सेल्स काउंटर पे जो सेल्स क्लर्क है, दे विल अरेंज द आइटम्स टू बी ब्रॉट फ्रॉम वेयर हाउस। उन्होंने अपने पास में ही वेयर हाउसेज में मटेरियल रखा होगा, आप जा रहे हैं कैटलॉग में से चूज़ कर रहे हैं आइटम को, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको वेयर हाउस में से वो माल ला के दे दिया जाता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस फॉर ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स जैसे वॉशिंग मशीन्स हैं, टेलीविजन्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइनर क्लोथ्स का सेल भी आजकल कैटलॉग के थ्रू किया जा रहा है। और इनकी एक स्पेशलिटी ये रहेगी, दे विल बी लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू देयर वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस के पास ही ये कैटलॉग शोरूम्स बनाए जाएंगे ताकि कस्टमर के कहने पर हम उसे जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकें। देन इज सुपरमार्केट। सुपरमार्केट मीन्स एक बिग
self-service store providing a wide range of products such as groceries, food items, non-food items such as household goods, health and beauty related items. और generally जो supermarkets हैं वो customers को cheap products provide कराते हैं. Examples इसमें हमारे पास आ जाते हैं Easy Day, Reliance Fresh, etc. Then is hypermarket. Now this hypermarket is a combination of departmental store and supermarket. Hypermarket में huge variety of products and services दी जाएगी, जिसमें आप stationery भी ले सकते हैं, groceries हो सकती हैं, kitchen wear हो सकता है, electronic appliances होंगे, furniture हो सकता है, jewelry हो सकती है. तो basically ये customer को one stop shop आप कह सकते हो मिल जाती है. Hypermarket normally offers huge discounts to the customers. और जो हाइपर मार्केट होगी वो रिजेंबल करेगी जैसे एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, और बहुत पार्किंग स्पेस भी अच्छा रखा जाएगा इसमें. एग्जाम्पल्स आपके इसमें आ जाते हैं बिग बाज़ार, वॉलमार्ट, विशाल मेगा मार्ट, हाइपर सिटी, बेस्ट प्राइस. ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हाइपर मार्केट्स हैं. देन इज शॉपिंग मॉल. शॉपिंग मॉल इज़ सच अ रिटेल एस्टैब्लिशमेंट जहाँ आपको ब्रांडेड स्टोर का कॉम्बिनेशन मिलेगा. बहुत सारे ब्रांडेड स्टोर्स होंगे वहाँ पे, फूड कोर्ट भी होगा, एंटरटेनमेंट जोन भी होगा, गेमिंग जोन होगा, मूवी थिएटर और अच्छी पार्किंग फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी. दिस इज़ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिटेलिंग, जहाँ बहुत सारे जो ओनर्स ऑफ द शॉप हैं वो मॉल के डेवलपर को रेंट पे करते हैं या लीज पे ले लेते हैं, और वहाँ पे आपको अलग अलग शॉप्स, अलग अलग ब्रांडेड स्टोर्स मिल जाते हैं. एग्जाम्पल्स के लिए आप कह लें तो एम्बियंस मॉल गुड़गांव का, या चंडीगढ़ में एलांटे मॉल है, ये शॉपिंग मॉल्स के एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट फॉर्मेट हमारे पास आ जाती है कियोस्क. कियोस्क इज़ अ स्मॉल शॉप जनरली सीन एट मॉल्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स एट्सेट्रा. ये कुछ स्पेशलाइज सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड करते हैं. ये 2 साइड या 1 साइड ओपन हो सकती हैं. जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे टी एंड बिस्किट्स का काउंटर रहता है, छोटी छोटी शॉप्स रहती हैं, बुक स्टोर रहता है वहाँ पे, बुक्स की एक छोटी सी आपको दुकान मिल जाएगी. एंड नॉर्मली बहुत सारे ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स मिलती हैं जो ह्यूमन बींग्स नहीं ऑपरेट कर रहे. आप उसमें कॉइन डालते हैं और आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है. सेम इसी तरह की मशीन होगी जैसे आप एटीएम यूज़ करते हैं मनी विड्रॉ करने के लिए बैंक्स के पास, या अदरवाइज एटीएम लगे हुए हैं, आप उसमें अपना कार्ड डालते हैं, मनी उसमें से आप विड्रॉ करते हैं. सेम उसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए भी इस तरह की वेंडिंग मशीन्स लगाई जाती हैं रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, एंड कॉलेजेस में हो सकता है, इंस्टीट्यूट्स में हो सकता है. इसके बाद आ जाते हैं हमारे डिस्काउंट स्टोर्स. डिस्काउंट स्टोर्स ऐसे रिटेल एस्टैब्लिशमेंट हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज डिस्काउंटेड प्राइजेस पे ऑफर करते हैं. जनरली इस पे बहुत तरह की आइटम्स प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन लिमिटेड सर्विसेज दी जाएंगी, और दे ऑपरेट एज लो प्राइस रिटेलर्स. हर चीज़ आपको डिस्काउंट पे अवेलेबल होगी. तो जितना हमने डिस्कशन किया वो अभी तक था अबाउट स्टोर बेस्ड रिटेलिंग. अब हम बात करते हैं नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग की. तो नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग मीन्स एक ऐसा रिटेल फॉर्मेट जो एक पर्टिकुलर एरिया में 4 दीवारों वाला बना हुआ आपका कोई फिजिकल स्टोर नहीं है. जो रिटेल्स नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग है, इसके थ्रू कंपनीज अपना कस्टमर बेस बढ़ा पा रही हैं. और अगर हम नॉन स्टोर बेस्ड को कहें तो आगे इसको भी हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. And it is such a form of retailing where sales are made to customers without using the physical stores. And जो नॉन स्टोर रिटेल इंडस्ट्री है, अगर उसकी बात की जाए तो बड़े हाई रेट पे ये ग्रो कर रही है इन कंपैरिजन टू द रिटेल स्टोर्स, फिजिकल रिटेल स्टोर्स. Non-store retailing now accounts for more than 15% of all consumer purchases, and it may account for over one third of all the sales by the end of the century. क्योंकि बहुत ग्रो कर रहे हैं. अभी
अगर आज की पेंडेमिक की सिचुएशन देखी जाए तो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग के बजाय नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ टू गो आउटसाइड। अदरवाइज भी जब कस्टमर के पास मोबिलिटी कम है, वो टाइम कम है, तो उस केस में भी नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग इंडस्ट्री हमारी ज़्यादा काम कर रही है, ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। कुछ फ़ायदे भी हैं इस नॉन स्टोर रिटेलिंग के। आपको फिजिकल रिटेल प्रेजेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आज़ादी मिल जाती है। जो फिक्स कॉस्ट आती है रिटेल आउटलेट्स को चलाने की, वो एलिमिनेट हो जाती है इसमें। जो कस्टमर कवरेज है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इसकी बजाय इंडिविजुअल रिटेल लोकेशन पे ऊपर आप कोई काम कर रहे हैं, रिटेल स्टोर चला रहे हैं, उसकी बजाय यहाँ पे कस्टमर कवरेज ज़्यादा होगी। कंपनीज़ को स्टॉक बिल्डिंग के लिए, नई लोकेशंस लेने के लिए या उनको एक्वायर करने के लिए बहुत सारी मनी नहीं स्पेंड करनी पड़ती, और इसमें आप चीप प्रोडक्ट्स को ऑफ़र कर सकते हैं एंड ग्लोबल मार्केट में ऑफ़र कर सकते हैं। तो आपका कस्टमर बेस बहुत बढ़ गया, आपको फिजिकल स्टोर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, और कस्टमर के लिए भी बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। अब इस नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग को हम दो कैटेगरीज में बांट देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, ऑल्सो नोन एज ऑफ प्रीमिसेस सेलिंग, वेयर कस्टमर्स आर अप्रोच्ड डायरेक्टली, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास डिस्टेंस सेलिंग, वेयर द सेलर सेल्स द गुड्स टू द डिस्टेंट बायर्स बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर होगा। गुड्स और सर्विसेज जो ऑफ़र की जाएंगी वो रिटेल लोकेशन पे ना करके आप ऑफ द रिटेल लोकेशन ऑफ़र करेंगे। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड थ्रू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, कंसल्टेंट्स, प्रेजेंटर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसमें एस्टैब्लिश्ड रिटेल मॉडल रहेगा, बट आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट लाइन को सेल आउट करेंगे। अगर हम इसको फर्दर आगे और डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: पार्टी प्लान, मल्टीपल लेवल नेटवर्क एंड पर्सनल सेलिंग। पार्टी प्लान की बात करते हैं। पार्टी प्लान एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सेलर अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को या जान पहचान वाले लोगों को अपने घर पे एक पार्टी के लिए बुलाएगा और वहीं पे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। लोग उन चीज़ों को देखते हैं और बाय करते हैं। इस होम पार्टी का जो पर्पस है वो ये है कि आपकी जो शॉपिंग है वो एक फ़न हो सके, एक रिलैक्स्ड वे में आप होम शॉपिंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ कंपनीज़ का इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो पर्ल पेट या बहुत सारे कॉस्मेटिक कंपनीज़ हैं जो इसको यूज़ करती हैं। एमवे भी इसमें है, एवॉन इसमें है। तो पार्टी प्लान की बात हुई यहाँ पे। नॉर्मली जो कस्टमर है वो न्यू रोल ले लेगा। जो आपके पार्टी प्लान करने वाले लोग हैं, जो होस्ट है, जो सेलर है, वो भी इटसेल्फ एक कस्टमर ही है जिसने बहुत सारी प्रोडक्ट्स को अपने पास ले रखा है और आगे फिर वो पार्टी प्लान करके आगे लोगों को बेच रहा है। ये इसका एग्जाम्पल है। टपरवेयर डील करता है इसमें पार्टी प्लान में। देन इज मल्टी लेवल नेटवर्क। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसा होगा, जिसमें कि गुड्स को आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, और बेसिकली इसमें एक ऐसा नेटवर्क ऑफ पीपल होगा हु फर्दर एड अप पीपल। जैसे आपको कहा जाता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, आगे आप इसमें 5 कस्टमर्स और जुड़वा दीजिए तो आपको इतने डिस्काउंट्स मिलेंगे, इतनी कमीशन मिलेगी। फिर जो 5 कस्टमर्स आप ऐड अप कर रहे हैं, हर कस्टमर को आप आगे और 5 कस्टमर्स को ऐड अप करने के लिए कहते हैं। तो आप मल्टीपल लेवल के ऊपर कस्टमर्स को ऐड अप करते जा रहे हैं, एंड जितने क्लाइंट्स को आप ऐड अप करेंगे उसी हिसाब से आपको कमीशन मिल जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे एमवे, एवॉन, हर्बल लाइफ, इसके थ्रू काम करते हैं। एंड चेन ऑफ सेलर्स इज एडेड फॉर कमीशन। आप चेन की चेन बनती जाएगी, क्योंकि हर पर्सन 5 कस्टमर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है या 10 कस्टमर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जितने कस्टमर्स को वो मल्टीप्लाई करता जाएगा उसी हिसाब से उसको कमीशन मिलती जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्सनल सेलिंग, या डोर टू डोर सेलिंग को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पर्सनल सेलिंग मीन्स जब पर्सन टू पर्सन आप बेच रहे हैं चीज़ों को, इसमें आप डोर टू डोर सेलिंग भी कर सकते हैं। जब आप
डोर टू डोर कस्टमर के पास विजिट करें और उनमें चीज़ों को सेल करने की कोशिश करें। इसमें हम बहुत सारी आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बुक्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, किचन की आइटम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, इमिटेशन ज्वेलरी है। ये बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इनको ऐसे बेचा जाता है। अब इसमें भी टपरवेयर और एमवे फिर डायरेक्ट सेलिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग कस्टमर रिलेशनशिप। जब आप बार बार मूव करेंगे, बार बार मीट करेंगे अपने कस्टमर को, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपका एक पर्सनल कॉन्टैक्ट भी इस्टेब्लिश हो जाता है और आप उनको उन्हीं की ज़रूरत की चीज़ें घर पे बैठे प्रोवाइड कर देते हैं। अब सेकेंड मोड ऑफ नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग हमारे पास आ जाएगा, डिस्टेंस सेलिंग। डिस्टेंस सेलिंग एक ऐसा मोड है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को यूज़ करते हैं अपनी गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ बहुत बिजी है, या अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं जैसे इस समय पेंडेमिक है, तो दिस फॉर्म ऑफ रिटेलिंग इज़ इंक्रीजिंगली गेनिंग ग्राउंड। पीपल आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट, या तो आप ईमेल्स भेजेंगे उनको या टेलीफोन्स के थ्रू करोगे, डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होगा बायर्स एंड सेलर्स का। और बहुत सारी जो सेल्स होंगी वो बेसिकली इंटरनेट के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू की जाएंगी। अब इसमें आगे अगर हम और कैटेगरीज करें तो मेल ऑर्डर बिजनेस आ जाता है, टेलीविज़न सेलिंग आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग आ जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं मेल ऑर्डर बिजनेस की। This form of retailing involves selling through personalized mails और कैटलॉग्स टू द कस्टमर। आपने बहुत बार देखा होगा आपके पास सेल्स प्रमोशन के लिए बहुत सारी ईमेल्स आई होती हैं जिसमें अपनी प्रोडक्ट के कैटलॉग्स भेजे जाते हैं और मेल्स भेजी जाती हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। These customers are a narrow group of people selected by firms on some appropriate basis। एंड बहुत बार आपको इस तरह की टेलीफोनिक कॉल्स भी आती हैं या मेल्स भी आती हैं, एंड कैटलॉग के थ्रू ही आप कस्टमर को प्रोडक्ट के फीचर्स बताते हैं, एंड इफ़ दे वांट टू ऑर्डर फॉर दिस दे कैन प्लेस द ऑर्डर ओवर द फोन और थ्रू अ कैटलॉग और ऑनलाइन। तो ये हुआ हमारा मेल ऑर्डर बिजनेस। इसके बाद आ जाती है टेलीविज़न सेलिंग। आपने बहुत सारे टीवी पे ऐसे चैनल्स देखे होंगे जहाँ पे सेल्स प्रमोशन की जाती है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऑफ़र की जाती हैं, उनसे रिलेटेड कोई स्कीम्स हैं, आपके डिस्काउंट ऑफर्स हैं, और डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, प्रॉपर्ली उस आइटम का इस्तेमाल करके दिखाया जाता है, और उसके साथ साथ उसका प्राइस, मेथड ऑफ पेमेंट, वो सब भी कम्युनिकेट किया जाता है। किन किन सिटीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, कौन कौन से टेलीफोन नंबर्स हैं जिनके थ्रू आप कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और जब आपको ऑर्डर आप प्लेस करेंगे तो ऑन रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर द प्रोडक्ट इज शिप टू द गिवन एड्रेस फ्रॉम द नियरेस्ट लोकेशन। जब आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपको नियरेस्ट लोकेशन पे जो भी उनका रिटेल आउटलेट होगा वहाँ से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। एंड नॉर्मली चीज़ों को डिस्काउंट्स के ऊपर, चीप प्राइजेस के ऊपर ऑफ़र किया जाता है, और बहुत सारे कई बार फ्री गिफ्ट्स दिए जाते हैं, एक के साथ एक फ्री, या बहुत सारी ऐसी डिस्काउंट स्कीम्स जिनके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस को अट्रैक्ट किया जा सके। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो नापतोल, होम शॉप 18, एशियन स्काई शॉप, बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिनके ऊपर थ्रू आउट कस्टमर्स की पर्सनल सेलिंग का यही काम किया जाएगा कि टेलीविज़न पे गुड्स को डिस्प्ले किया जाएगा और आप उनके थ्रू बाय करते हैं। देन कम्स इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग मीन्स सेलिंग द गुड्स थ्रू इंटरनेट। ये डिस्टेंस सेलिंग का सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है। जो भी कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स उस पर्टिकुलर रिटेलर की वेबसाइट को विज़िट करेंगे और उस वेबसाइट पे बहुत सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी। आप जिन भी कैटेगरीज को क्लिक करते हैं आपको उसके पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नज़र आ जाएंगी, तो आप उसमें से अपनी आइटम्स को चूज़ कर लेते हैं। जैसे आपने अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट की, आप आजकल मोबाइल के ऊपर आप अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, एंड वेन एवर यू ओपन दैट ऐप यू सी देयर आर वेरियस कैटेगरीज। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए अलग है, क्लोथिंग के लिए अलग है, फिर क्लोथिंग में भी आप जाएंगे तो मेन, विमेन, यंगस्टर्स के लिए अलग है। तो उनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे, फिर आप अपनी सारी डिटेल्स, यू ऐड दैट आइटम टू द कार्ट, यू प्लेस ऑर्डर फॉर परचेजिंग द आइटम,
और आप उसमें अपना शिपिंग एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, मोड ऑफ पेमेंट आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं वो आप कन्वे कर देंगे, आपको गुड्स आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी जाती हैं। और इस तरह की सेलिंग के लिए हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम्पल्स हम अगर बात करें तो स्नैपडील, ईबे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग का काम करते हैं। अभी हमारे पास आ गई नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी। हमने 3 मॉडल्स की बात की थी, स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, और नेक्स्ट आ गया सर्विसेज रिटेलिंग। तो सर्विस रिटेलिंग में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज कस्टमर को सेल कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सीज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एट्सेट्रा। रिटेलर्स जो इन सर्विसेज के हैं, दे आर इंक्रीजिंगली मेकिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट टू रीच द कस्टमर, और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। और किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में, किसी भी लोकेशन के ऊपर आपका कस्टमर है तो दे कैन बुक द टैक्सीज़। आप कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, कोई टैक्सी आप बुक करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसी तरह से आप मूवी टिकट्स बाय करना चाहते हैं, इवन आप इंटरनेट के थ्रू ही अपनी सीट भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि आपको कौन सी वाली सीट लेनी है। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर मेकिंग यूज़ ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़, और नए से नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स वो दे रहे हैं आज के टाइम में। एयरलाइंस भी बहुत यूज़ करती हैं इस प्रोडक्ट को, रिटेल मोड को। एंड आप एयरलाइंस के थ्रू इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, आप अपना सीट का सिलेक्शन, मील का सिलेक्शन वगैरह सब कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट सर्विस रिटेलिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने पूरे लेक्चर में मॉडल्स ऑफ रिटेलिंग और उनको अफेक्ट करने के वाले कौन से फैक्टर्स थे उन सबको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आई होंगी सब कंसेप्ट्स। Best of luck to you, and stay safe and stay healthy at your homes. Thank you.